बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बीइंग अकाउंटेंट प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका ट्रेनर मोहम्मद अली कालरू और लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आज हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। जो हमने पढ़े थे कि जो बिजनेस होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होते हैं या किस तरीके से वो चल रहे होते हैं। जैसे हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, मर्चेंडाइजर बिजनेस होता है या सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं इन सेंस के जो बिजनेस है उसकी ओनरशिप के लिहाज से हम बात कर रहे हैं कि उसको कौन ओन कर रहा है, उसके जो है ना मालिक कौन है उसका, एक बंदा है या एक से ज्यादा लोग हैं या फिर वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो 3 फॉर्म से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसका एक मालिक होता है। इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। अब इसमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि उस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकता है और कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकता है। ईज इन ऑर्गेनाइजिंग, लो कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लिमिटेड सोर्सेज होती हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब जब एक बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है। छोटे लेवल की बात करें, इट्स माइक्रो लेवल। अब कोई बड़ी इंडस्ट्री की बात या नहीं कर रहे हैं, बड़ी कंपनी की बात हम बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पे अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने जाए तो उसको आसानी से स्टार्ट कर सकता है और थोड़े पैसों में स्टार्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज ये होता है कि एक बंदे के पास जो अमाउंट होता है या जो रिसोर्सेज होती हैं, सोर्सेज होती हैं, वो लिमिटेड होती हैं और इसके अलावा जो भी वो कर्जा लेगा वो उसी को पे करना है क्योंकि वो ही उसी बिजनेस का मालिक है। फायदा होगा नुकसान होगा उसको ओन करना है। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने ज्यादा हो सकते हैं? 2 से लेके 20 तक हो सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। पर अगर वैसे देखा जाए अमूमन तो पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग आपको नजर आएंगे। वैसे पार्टनरशिप में जब भी कोई बिजनेस हो रहा होता है तो उसके अंदर इश्यूज वैसे ज्यादा आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं वहाँ पे। सो पार्टनरशिप में फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कुछ सोर्सेज इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगाते हैं और उसके बाद फिर एट द एंड जब उनको प्रॉफिट आता है तो फिर उसको वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज। जितना पैसे जिसने लगाए हैं उसको उस हिसाब से फिर उसका हिस्सा मिलता है। सो पार्टनरशिप में एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन अ प्रोप्राइटरशिप, एडिशनल मैनेजमेंट स्किल्स। डिसएडवांटेजेस अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब एडवांटेज की बात करें तो जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप तो उसके सोर्सेज लिमिट होंगी। जब हम बात कर रहे हैं मोर देन 2, 3, 4 पर्सन की अगर हम बात करें तो जब एक बंदे से ज्यादा लोग होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो उनकी सोर्सेज जब हम जमा करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक बंदे से ज्यादा होंगी। इस वजह से कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाती है। एंड अनदर थिंग इज एडिशनल मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए जब एक बंदा काम कर रहा है तो उसके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हम एक बंदे की बात करें, एक बंदा काम करे और उसकी जगह पे 2, 3 बंदे मिलकर काम करें तो जो 2, 3 लोग हैं ऑफ कोर्स वो आसानी से वो काम कर सकते हैं और ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। सो इस वजह से कह रहे हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स भी है जो बढ़ जाते हैं पार्टनरशिप में। डिसएडवांटेज अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी कर्जा लेंगे वो आपको ही पे करना है क्योंकि आप ही बिजनेस के ओनर हैं और इसका प्रॉफिट और लॉस आपको ओन करना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेशन की। कॉर्पोरेशन इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टेट और फेडरल स्टेट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कॉर्पोरेशन क्या होती है? कॉर्पोरेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो। किससे रजिस्टर्ड हो? गवर्नमेंट से, स्टेट से।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रजिस्टर्ड होती है। किससे रजिस्टर्ड होती हैं? SEP से। एक गवर्नमेंट का इदारा है जो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करता है, SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो भी कंपनीज आप देखेंगे या कॉरपोरेशन देखेंगे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद फिर वो यहाँ पे काम करेंगे। SECP 1984 के एक्ट के थ्रू कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड होती हैं, और उसके बाद वो फिर काम करते हैं। अब इनके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज यह है जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो शेयर्स इशू कर सकती हैं, और शेयर्स के इशू करने से उनके पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। जब वो पैसे उनके पास आ रहे हैं तो फिर उनको कर्जा लेने की नीड बहुत कम पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि वो कर्जा नहीं लेते, हाँ कंपनी समटाइम बैंक के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, अगर वो शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो शेयर्स या स्टॉक्स अपने इशू कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो फिर उनके पास पैसा आएगा और उस पैसे से अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे होते हैं। अब शेयर्स और स्टॉक्स, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा शेयर्स और स्टॉक क्या होते हैं। अब एडवांटेज ये है कि बहुत सारे पैसे हम जमा कर सकते हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कर्जा लेने की आपको नीड कम पड़ती है बैंक से। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डबल टैक्सेशन होती है और डिफिकल्ट प्रोसेस टू स्टेब्लिश होता है। अब डबल टैक्सेशन का क्या मतलब है? डबल टैक्सेशन का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसके ऊपर आपको टैक्स डबल देना पड़ेगा। इन विच सेंस? इस सेंस में कि कंपनी जब अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी तो उस अमाउंट पे कंपनी को टैक्स देना होगा, और उसके बाद जो अमाउंट आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स जो है दे रहे होते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं डबल टैक्सेशन। डिफिकल्ट प्रोसेस टू स्टेब्लिश। अब कंपनी स्टार्ट करना या कॉर्पोरेशन एक रजिस्टर्ड करवाना, somehow it is a difficult task, it's not an easy task कि आप गए और अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अगर आप एक स्कूल की भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो उसका भी आपको एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, खैर यहाँ पे तो आसानी से स्कूल आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे स्कूल रजिस्टर्ड करना भी बहुत मुश्किल प्रोसेस है। आपको बताना होगा कि जो आप स्कूल खोलने जा रहे हैं इसका प्लेस कौन सा होगा, इसकी बिल्डिंग कौन सी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है, आपके पास कौन सा स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है। ये सारी चीज़ें जब आप डिक्लेयर करेंगे, उनको बताएंगे, फिर वो आएंगे, विजिट करेंगे। अगर आप उनके विजिट के जो ड्यूरिंग विजिट आपकी सारी चीज़ें ओके हैं, तो फिर आपको वो जाके सर्टिफिकेशन देंगे या आपको अलाउ करेंगे, अलाउ जो है ना लाइसेंस देंगे कि आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन देंगे। अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने मुकम्मल करना होता है, और उसके बाद जाके फिर कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होती है, आप काम कर सकते हैं। ये थे हमारे बिजनेस के फॉर्म्स: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन। लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है? स्टेक होल्डर्स मीन्स वो लोग जो कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। You may say that the people who are directly or indirectly connected with the organization, ये वो लोग हैं जिनको कंपनी से फायदा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी को इन लोगों से फायदा है। अगर ये हैं तो कंपनीज को भी फायदा है। बिजनेस स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को फायदा पहुंचा रहे होते हैं, या कंपनी जिनको फायदा पहुंचा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कम्युनिटीज की, तो कम्युनिटीज मीन्स वो लोग जो कंपनी के इर्द गिर्द रह रहे हैं, सराउंडिंग्स में रह रहे हैं। अब कंपनी जहाँ भी बनती है ऑफ कोर्स लोगों के बीच में ही बनती है, या वहां जाके काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कम्युनिटीज हों, लोग हों। अब ऐसे नहीं हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन या आप जो है ना कॉर्पोरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो और आप जाके किसी पहाड़ों में जाके जो है ना काम करना स्टार्ट कर दें, तो वहां तो कोई होगा ही नहीं, तो आप कंपनी फिर क्या करेगी वहां पे, राइट? कम्युनिटीज के होने से कंपनी को फायदा है, और कंपनी के होने से कम्युनिटीज को भी फायदा है। जब कंपनी अच्छे लेवल पे वर्क कर रही होती है, पैसे अर्न कर रही होती है, तो फिर वो CSR करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, और उससे फिर जो वहाँ के सराउंडिंग्स के लोग होते हैं वो उनसे मुस्तफीद होते हैं, उनको फायदा होता है। अब बात करें अगर एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं कंपनी में,
अब एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे हमें लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए। अगर लोग होंगे नहीं तो उस कंपनी में काम कौन करेगा? अब रोबोट्स के लिए तो अभी टाइम लगेगा जब तक रोबोट्स आए काम करने के लिए। सो लोगों का होना भी लाजिम है जो एज एम्प्लॉयज काम करेंगे। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज विल बी पेड, एम्प्लॉयज को पैसे दिए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। सो एम्प्लॉयज को फायदा ये है कि जब एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जाती है काम, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आती हैं, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, उनको पे किया जाता है। अगर देखा जाए तो दोनों पार्टीज को फायदा है। कंपनीज को एम्प्लॉयज से फायदा है और एम्प्लॉयज को कंपनीज के होने से फायदा है। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर्स का जो है ना बिजनेस में, जैसे कह लें कि कस्टमर इज द किंग। अगर कस्टमर नहीं है तो समझे कंपनी का वजूद भी नहीं रहेगा। जो भी कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हैं या चीजें सेल कर रही हैं या सर्विस ऑफर कर रही हैं, ऑफ कोर्स कस्टमर्स को कर रही हैं। कस्टमर्स हैं तो कंपनी है। अब दोनों पार्टीज को फायदा कैसे है? दोनों पार्टीज को फायदा ऐसे है, अगर कस्टमर्स की बात करें, अगर हमें कोई चीज चाहिए तो वो हम किससे लेंगे? कंपनी से लेंगे ऑफ कोर्स। अगर कंपनी ही नहीं होगी तो फिर हम किससे परचेज करेंगे? सो कंपनीज नीड कस्टमर्स, कस्टमर्स नीड कंपनीज सो दे कैन ऑफर देयर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज की। अब गवर्नमेंट एजेंसीज से क्या मतलब है? गवर्नमेंट एजेंसीज से मतलब है वो एजेंसीज जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही हैं, स्टेट के अंडर वर्क कर रही हैं, जो अश्योर करती हैं कि जो ये कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही तरीके से काम कर रही हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नीड है ऐसी सर्विसेज की जो आपको सिर्फ स्टेट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए, तो आप किसके पास जाएंगे? ऑफ कोर्स इन्हीं के पास जाएंगे। और इसके अलावा आपको सिक्योरिटी चाहिए या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट एक अपना रोल प्ले कर रही होती है। सो गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को ये फायदा हो रहा है, कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा होता है और गवर्नमेंट भी स्टफ्स परचेज कर रही होती है समाओ कंपनी से। और कंपनीज को फायदा ये होता है कि उनको सिक्योरिटी मिल रही होती है और जो चीजें उनको बेसिक नीड्स हैं वो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं बैंक्स की। अब बैंक्स मींस वो लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या वो जो आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं, दे आर द लेंडर्स। अब कंपनी को फायदा क्या है बैंक से? फायदा ये है कि कंपनी के जो स्टाफ है वो वर्क कर रहा है जो कंपनी में, उनको जब सैलरी ट्रांसफर की जाएगी तो ऑफकोर्स बैंक के थ्रू ट्रांसफर की जाएगी। या फिर अगर उनकी कोई बाहर से कोई डील हो रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो पैसे जो है वो बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बैंक्स का होना कंपनी के लिए लाजिम है और बैंक्स के लिए भी कंपनी का होना लाजिम है, क्योंकि बैंक्स को बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा होता है, कॉर्पोरेशन से हो रहा होता है। सो ये थे हमारे स्टेक होल्डर्स। होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेक होल्डर्स वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कंपनी के साथ। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शेयर होल्डर्स के बारे में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। सो शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं और उसके शेयर परचेज करते हैं। जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है तो वो उस हिस्से का मालिक हो जाता है उस कंपनी का। जब कंपनी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो फिर उसको भी उसमें से हिस्सा मिलता है इन शेप ऑफ डिविडेंड। सो शेयर होल्डर्स मीन्स वो लोग जो डायरेक्टली पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में और उस कंपनी के उस हिस्से के मालिक हो जाते हैं और उनको फिर उसके बदले में उसका रिटर्न मिलता है। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन सेंस डायरेक्ट मनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं, उनकी वर्किंग या फिर जो उनके होना है उसका फायदा कंपनी को हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे। अब एम्प्लॉयज काम करें तो उनकी एफर्ट्स वहां पे जा रही है। कस्टमर्स की बात करें तो उनका पैसा कंपनी में जा रहा है। कम्युनिटीज हैं तो कंपनी है। अब स्टेक होल्डर्स मीन्स वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक हैं कंपनी के साथ, जिनको कंपनी से फायदा है या कंपनी को इनसे फायदा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में इन सेंस ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वहां से जो है उनको वहां से प्रॉफिट मिल रहा होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज।